नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज एक हम ऐसी कंपनी का IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है तुम्हारा इंटरनेशनल जियोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी क्या है कि सबसे पहले इस कंपनी का IPO समझें, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी धंधा क्या करती है, मतलब व्यापार क्या करती है। अल्टीमेटली हम पैसा तो व्यापार पे लगाने वाले हैं भाई। IPO में एप्लीकेशन लगाने से पहले हम उसका व्यापार तो समझें कि वो काम क्या करती है। तो इसका जो काम है ना, ये क्या, जो डायमंड आते हैं या जो स्टोन होते हैं, आपने देखा होगा कि ये डायमंड कितने कैरेट का है, या ये जो नीलम है या पुखराज है या अलग तरह के जो स्टोन होते हैं, उन स्टोन को ये सर्टिफाई करने का काम करती है। ऐसे समझा जाए तो जैसे गोल्ड में आपने देखा होगा ना हॉलमार्क का, तो हॉलमार्क को वेरीफाइड करने वाली कंपनी अलग होती है कि भाई ये कितने कैरेट का गोल्ड है। तो इस तरह से जो IGI है ना, इंटरनेशनल तुम्हारा जियोलॉजिकल, ये कंपनी क्या है कि इसका जो मेजर बिजनेस है ना, ये है जो गोल्ड होता है, जो प्लेटिनियम जो होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई डायमंड है वो कितने कैरेट का है, वो कितनी इसमें शुद्धता है ना, उस चीज़ को सर्टिफाई करती है ये। और इसके अपने खुद के कुछ कॉलेजेस भी हैं जिसमें ये, मतलब आपने देखा होगा पढ़ाते वगैरह हैं, इस तरह की इंस्टीट्यूट भी हैं इनके। और इनकी 2 सब्सिडरी भी हैं। वर्तमान में इनके 843 से ज़्यादा कंपनी के अंदर कर्मचारी करते हैं। सभी के सभी जो कर्मचारी हैं ना, परमानेंट कर्मचारी हैं, सबसे पहली बात तो। और इसका 98% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है, मतलब भारत के अंदर ही अधिकतर काम करती है। आपने वो गोल्ड को सर्टिफाई करती है। हमने ये तो समझ लिया। अब ये समझ लेते हैं कि हम IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच खुला रहेगा। तो साथियों, IPO 13 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर के बीच खुला रहेगा। IPO ओपन होगा तुम्हारा 13 दिसंबर को, IPO क्लोज होगा 17 दिसंबर को। अलॉटमेंट की बात करें तो इसका अलॉटमेंट आएगा 18 दिसंबर को। और इसकी अगर रिफ़ंड की बात करें, जिसको एप्लीकेशन नहीं लगेगी उसको 18 दिसंबर को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर किसी को IPO लग जाता है तो उसको डीमेट अकाउंट में 19 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे। और 20 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है। NSE और BSE दोनों पे ही ये लिस्ट होने वाली है। फेस वैल्यू इसकी 2 की है। और वर्तमान की स्थिति में ये मान के चलो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक ब्लैकस्टोन करके फर्म है, वही इसका प्रमोटर है। मतलब इसको पैसे की अल्टीमेटली आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो सेबी का एक सर्कुलेशन होता है ना कि आपको भाई 75% होल्डिंग ही रखनी है अपने पास में, आपको 100% नहीं रखनी, तो ये उसी के उसमें ला रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि इसमें अधिकतर ऑफर फॉर सेल है ना। अब हम ये समझ लेते हैं कि इसके जो प्रमोटर कौन है। तो एक तो पिपको प्राइवेट लिमिटेड इसकी प्रमोटर है, और एक BPC एशियन इसकी प्रमोटर है। अब होल्डिंग की समझ लें कि इसमें कितनी होल्डिंग है। तो वर्तमान में जो प्रमोटर है ब्लैकस्टोन, उसके पास में 100% किसकी होल्डिंग है। और आफ्टर IPO, मतलब IPO के आने के बाद इसकी जो होल्डिंग रह जाएगी प्रमोटर के पास, मतलब मालिक के पास, लगभग 76% होल्डिंग मालिक के पास में रह जाएगी। तो भी बहुत हेल्दी होल्डिंग मानी जाती है। अब समझ लेते हैं कि कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों, कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई थी। और ब्लैकस्टोन इसकी प्रमोटर का, मतलब इसका मालिक जो है ब्लैकस्टोन है। जो शेयर मार्केट से अवगत होंगे उसे मालूम होगा कि ब्लैकस्टोन कितनी बड़ी फर्म है। मतलब ब्लैकस्टोन विश्व के नाम पर टॉप 3 में आती है, इतनी बड़ी फर्म है, पैसे की अथाह भंडार है। दूसरा, अगर IPO के बाद इसकी वैल्यूएशन की बात करें कि आफ्टर IPO इसकी वैल्यूएशन क्या रह जाएगी, मतलब कंपनी की जो वैल्यू होगी वो कितनी करोड़ की होगी। तो लगभग 18,020 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू बनेगी आफ्टर IPO। ये इसकी है। अब देखो, समझ लिया हमने कि IPO कितनी तारीख से ओपन है, कितनी तारीख को क्लोज होगा, बेसिक बिजनेस क्या करती है, व्यापार क्या है ना। और अब इसका पर्पज़ ऑफ IPO क्या है। भाई IPO का पर्पज़ क्या है कि IPO क्यों लाना चाहते हो आप। तो इन्होंने बताया कि एक IGI इंटरनेशनल करके बेल्जियम में कंपनी है, उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। एक IGI करके तुम्हारा नीदरलैंड में कंपनी है, एक उसको एक्वायर किया है, मतलब कंपनी को खरीदा है। अब उनका उसे पेमेंट करना है, तो इसके लिए IPO लेके आ रहे हैं, है ना। दूसरी बात क्या, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए ये IPO से पैसा जुटाना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि इसी तरह की जो पीयर कंपटीटर कोई है नहीं, मतलब ये अपनी तरह से पहली कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। अल्टीमेटली ये क्या, B2B और B2C दोनों में काम करती है। अब B2B और B2C क्या होता है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर।
अब जो मार्केट में अगर मंदी रहती है, सपोज करो डिमांड नहीं है, तो इसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कारण क्या है कि यार देखो, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं शंका होगी। शंका होगी तो मतलब यार मेरा जो डायमंड है वो डायमंड कहीं कुछ कम के रेट का तो नहीं है, जिससे मैंने लिया कुछ कम तो नहीं है। तो आप जाकर इनसे उसे सर्टिफाई कराओगे तो इनकी डिमांड तब भी रहने वाली है। अगर मार्केट में स्लो डाउन है उसके बाद भी इनकी डिमांड बनी रहती है। और ये बड़े होलसेलरों को, बड़े डीलरों को भी डायमंड देते हैं और वेरीफाई करते हैं। और जो छोटा, अगर कोई आप मिडिल रेंज से हो या आपके पास कोई पुराना डायमंड है, आप उसको सर्टिफाई कराना चाहते हो कि यार ये किस रेंज का है या इसकी वैल्यू क्या है, ये तो इस तरह का व्यापार है, इसमें हमेशा ही डिमांड बनी रहेगी। अब समझ लेते हैं कि इशू कितने करोड़ का है, या मार्केट कैप की बाद में ये कितने का इन्होंने प्राइस बैंड रखा है। तो इनका जो प्राइस बैंड है वो 397 रुपये से लेकर के 417 रुपये का प्राइस बैंड रखा है। 35 शेयरों का एक लॉट है। अगर आप एक एप्लीकेशन लगाते हो तो 14,595 रुपये आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। बात करते हैं इशू साइज की, तो इशू जो है 4,225 करोड़ का है। कंपनी 4,225 करोड़ रुपया IPO के जरिए जुटाना चाहती है। और फ्रेश इशू की बात करें जो कंपनी की जेब में जाने वाला है, तो 1475 करोड़ रुपया जो है वो फ्रेश इशू है, वो पैसा कंपनी के खाते में जाएगा। और लगभग 2750 करोड़ रुपया, लगभग ये मान के चलो 2800 करोड़ रुपया जैसे, वो आपका IPO के पैसे प्रमोटरों के पास में जाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, उसमें इनकी आवश्यकता है नहीं। थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि यार कोटा किस प्रकार रखा गया है। तो साथियों, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 75% कोटा रिजर्व रखा गया है। देखो, जो और IPO आते हैं, आपने देखा होगा साथियों कि उनमें जो कोटा रखा जाता है 50% का QIB के लिए रखा जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए। लेकिन इसमें जो कोटा रखा गया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 75% रखा गया है। क्योंकि क्या है कि कंपनी थोड़ी सी यूनिक है। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए जो कोटा रखा गया है वो 15% रखा गया है। तो वो तो सभी में 15, 10, 15 रहता है। लेकिन जो रिटेल भाई हैं, मतलब छोटे निवेशक हैं, 1 लोट 2 लोट लगाने वाले, उनके लिए 10% का कोटा रिजर्व रखा गया। मतलब बहुत छोटा ही उनको वैल्यू दी गई है कि आप कम लगाओ। अभी इसका कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि पहली बात तो जो GMP कौन बढ़ाता है, मतलब जो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है ना, वो बढ़ाता कौन है? GMP बढ़ाता है QIB। जितना QIB का ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा उतना ही उसकी GMP बढ़ेगी। अब इसमें QIB कितना है? 75%। NII कितना है? 15%। मतलब कितना हो गया? 90%। अब आगे कितनी बची? ये 25% जो होल्डिंग प्रमोटर बेच रहे हैं, इस 25% होल्डिंग में से 90% तो बड़े बड़े निवेशकों का हो गया, बचा 10%। 10% ही रिटेल निवेशकों का है। अब उस 10% में कितना सब्सक्रिप्शन आता है, तो जाहिर सी बात है पैसा तो बनेगा। और लंबे समय में ऐसी कंपनियां पैसा बना के देती हैं, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है ना वो अल्टीमेटली एक बेहतरीन बिज़नेस कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे अब इसकी डिमांड बन रही है, आपने देखा होगा शादियों में एक तरह से चलन है। मतलब आपने डायमंड की रिंग दी, अभी जो आजकल के बच्चे हैं वो बोलते पापा हम तो डायमंड की रिंग लेंगे, डायमंड का ये लेंगे, डायमंड। अब गोल्ड थोड़ा सा प्रचलन में नहीं रहा, क्योंकि गोल्ड में क्या है ना कि एक तो कम अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड आ जाता। मतलब इतना सारा गोल्ड आपको देख के रखना, आपको एक स्टोन कोई भी इतना सारा, वो आपको देखने में लगेगा नहीं कि वो 50 लाख का है, 20 लाख का, 30 लाख का है। तो उसको सहेज कर रखना डायमंड को बहुत ईजी होता है। इसलिए जैसे जैसे एक क्रेज़ बढ़ता जा रहा है लोगों में कि जो मिडिल क्लास से अपर हाई रेंज में सेट होते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो डायमंड की ओर सेट होते जा रहे हैं। और डायमंड में इन कंपनियों की डिमांड इसलिए रहेगी कि उसको सर्टिफाई करते हैं कि भैया आपका जो डायमंड है वो कितनी कैरेट का है, उसकी वैल्यू क्या है, इस तरह से। अब थोड़ा सा हमने समझ लिया कि इसकी डिमांड तो रहने वाली है, IPO में GMP अच्छा चल रहा है। अब जो कोटा है वो समझ लिया, समझते हैं इसका थोड़ा सा एसेट वगैरह क्या है। तो एसेट इसके जो 2022 में 409 करोड़ के हुआ करते थे, वो 2023 में 603 करोड़ के हो गए और 2024 में 775 करोड़ के हो गए। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि ऐसी कंपनियों में सस्टेनेबल ग्रोथ होती है जो हमेशा अच्छा माना जाता है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2022 में इसका 499 करोड़ का हुआ करता था, 2023 में बढ़ के 648 करोड़ हो गया और 2024 में 619 करोड़। मतलब थोड़ा कम है, क्योंकि जैसे मार्केट में भी थोड़ा सा दबाव है अभी। अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी में जो 2022 में 241 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, 2023 में बढ़कर 341 करोड़ हो गया, 324 करोड़ हो गया और 2024 में 326 करोड़। तो प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है, नो डाउट। बेहतरीन तरीके से एसेट बढ़ रहे हैं, मतलब सस्टेनेबल तरीके से। हमेशा
जितने बड़े व्यापार होंगे, बड़े बिजनेस होंगे, उनमें आपको एकदम से रनअप नहीं मिलेगा, नहीं जंप मिलेगा। जो चाहे आप बड़ी कंपनियां देख लो, एमआरएफ देख लो, टायर इंडस्ट्री में बीकेटी देख लो, चाहे आप बड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लो, टीवीएस देख लो, हीरो देख लो, ऑटो इंडस्ट्री में, तो अब जितनी भी बड़ी सियाराम सिल्क है या तुम्हारा ट्रेंड है, इनमें जो ग्रोथ होती है ना वो सस्टेनेबल होती है। भाई हमने पिछले साल 10,000 करोड़ का धंधा किया, इस साल हमने 11,000 करोड़ का धंधा किया, मतलब 10% की ग्रोथ है। अगले साल हमने 12,100 करोड़ का धंधा किया, मतलब हमें 10% की ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है, ये तो समझ लो एक नंबर काम है। तो इसमें ग्रोथ में बढ़िया है, 400 से 600, 600 से 700, प्रॉफिट भी ऐसे ही 200, 300, फिर 350, तो प्रॉफिट भी ग्रोथ अच्छी है, उसकी भी ग्रोथ अच्छी है। अब इसकी समझ लेते हैं आरओसी आरओई। तो आरओसी आरओई तो इसकी टोपी होंगे, इसकी तो कोई बात नहीं। अब पी निकल के आता है इसका, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितने का निकल के आता है, तो साथियों जो उसका पी है वो 28 का निकल के आता है, जो कि बहुत अच्छा है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो लगभग 9 का निकल के आएगा, बहुत बढ़िया, मतलब अल्टीमेटली माना जाए। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी महंगी रखी है इन्होंने, मतलब 28 के आसपास इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आती है, तो ठीक है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो जो एबिटा मार्जिन है, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, वो इनका 37% का है, वो ठीक नहीं है। और पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, तो इनका लगभग 8 का निकल के आता है, ठीक। नेट एसेट की वैल्यू की बात करें तो लगभग 13 की है। पर्पज ऑफ आईपीओ हमने समझ लिया कि आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं, काम क्या है। तो एक बेल्जियम की कंपनी है, उसको एक्वायर करना है। एक इनको नीदरलैंड की कंपनी है, गोल्ड से डायमंड से रिलेटेड, उसको एक्वायर करना है, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। तो ये समझ लिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब समझते हैं कि क्या इस कंपनी में आईपीओ में पैसा लगाएं क्या नहीं लगाएं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। पहला तो क्या है कि देखो हमेशा ही इसमें डिमांड रहने वाली है, और ये वर्ल्ड में नंबर आता है, इसका मतलब ये भारत में तो इसके कोई पीयर कंपटीटर है ही नहीं, और विश्व में भी ये शायद एक दो दूसरे या तीसरे नंबर पे आती है, मतलब टॉप 5 में आती है पहली बार, और पूरे विश्व में फेमस है, मतलब एक तरह से ब्रांड है अपने आप में। बिजनेस अच्छा है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है, जैसे जैसे अपग्रेड होता जा रहा है वैसे वैसे आप हम सभी लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन के पर्पज़ से भी, या थोड़ा सा चलन के हिसाब से भी डायमंड की रिंग या डायमंड को ज़्यादा सहेज रखना पसंद करते हैं। दूसरा क्या है कि इस कंपनी ने पिछले इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो पिछले बैकग्राउंड में इसने डिविडेंड दिया है अपने निवेशकों को। उससे लाभ क्या हुआ निवेशकों को डिविडेंड देने से? उससे लाभ ये हुआ कि जो इसमें पहले निवेशक बने आ रहे हैं, जो अभी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना भी चाहते हैं, उनको एक हब मिलेगा, नीचे से पुश मिलेगा कि यार कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब पहले भी डिविडेंड दे रही है, और जाहिर सी बात है आगे भी देखिए देगी। आपने देखा होगा हर दिवाली पे एक सूरत के जो कारोबारी हैं वो अपने जो एम्प्लॉई हैं उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट देते हैं, डायमंड के कारोबारी हैं, तो इसीलिए देते हैं कि इसमें बिजनेस में पैसा अच्छा है। और 97 मतलब 98% के आसपास इसका जो रेवेन्यू है ना वो भारत से ही आता है, क्योंकि पूरी ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड का जो डायमंड है ना वो भारत में ही पॉलिश होता है। आपने देखा हो सूरत को डायमंड हब कहा जाता है, तो इसका कारण क्या है कि जितना भी डायमंड है वो पूरा का पूरा वहीं आता है, वहीं पॉलिश होता है, वहीं उसको बढ़िया करते हैं, उसके बाद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जहाँ जहाँ भी जिस जिस देश में बेचना है, तो इसीलिए भारत से इसका रेवेन्यू ज़्यादा आता है, ये इसके लिए अच्छी बात है। और आईजीआई जो सर्टिफिकेशन है उसके बाद ही आप अपने डायमंड को सहेज सकते हो। मतलब आपने समझ लो कि गोल्ड खरीद लिया, लेकिन वो गोल्ड है या नहीं वो कैसे सर्टिफाई होगा? वो होगा हॉलमार्का से। भैया आपने कोई गोल्ड लिया, लेकिन वो गोल्ड कितने प्रकार शुद्ध है, मतलब कितने ग्राम है, 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, ये कैसे पता करोगे? ये पता करोगे आप उसके जब आप वहाँ लेके जाओगे सुनार के यहाँ, सुनार उसको देखेगा, जांचेगा, उसके बाद बताएगा कि इसमें कितने प्रकार कितने परसेंट की गोल्ड की शुद्धता है। ऐसे ही ये जो डायमंड वगैरह की जो शुद्धता को प्रमाणित करती है ये कंपनी, है ना। या कोई स्टोन है, आप पुखराज ले गए, या कोई भी नीलम, जिस तरह के भी वो आते हैं उनको ये सर्टिफाई करके बताते हैं कि ठीक ठाक है या नहीं है। अल्टीमेटली कंपनी पहले से डिविडेंड दे रही है, और लंबे समय से कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी बनी आ रही है। और इसके जो प्रमोटर है ना ब्लैक स्टोन, वो अपने आप में दिग्गज प्रमोटर है। मतलब ये समझ लो कि आप अभी गूगल पे जाओगे तो ब्लैक स्टोन के बारे में सर्च करना, कितनी बड़ी फर्म है ब्लैक स्टोन। थोड़ा सा इसके पीयर कंपटीटर तो कोई है ही नहीं, तो इसके बारे में तो बात ही करना ठीक नहीं है। समझ लेते हैं कि इसका कुछ नेगेटिव, तो साथियों नेगेटिव मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। कंपनी पे थोड़ा सा टैक्स से रिलेटेड केस वगैरह जरूर चल रहे हैं, और बाकी ऐसा कुछ खास नेगेटिव है नहीं। और मतलब पहली बात तो रिटेल का कोटा 10% है, तो मुझे लगता है कि यार इनको इसमें जो है ना कि जीएमपी अच्छा मिलेगा, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसके अच्छा अगर आपको एप्लीकेशन लग जाती है तो पैसा बन जाएगा।
आपको मैं आईपीओ लगाने के लिए वो नहीं बोल रहा कि आप आईपीओ लगाएं, ना तो आप मेरे को देख के इन्फ्लुएंस हो, ना मेरे को आप देख के डिस्करेज हो। मैंने कंपनियों का एनालिसिस किया, आपको बताया आपको उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी है या नहीं लगानी, ये डिसीजन आपका अपना होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें, वित्तीय सलाहकार से पीछे भी ना आप कैपिटल के साथ खिलवाड़ ना करें। शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो एफएनओ बिल्कुल ना करें, इंट्राडे बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हेजिंग के लिए बना है। आप एफएनओ इंट्राडे में नुकसान कर लोगे। 2% लोग करते हैं हमें प्रॉफिट, लेकिन 100 में 2%। आप उन 2% की कैटेगरी में नहीं हो, ना मैं हूँ। तो आपको निवेशक बनना है, ट्रेडर नहीं बनना। शेयर मार्केट में काम करना तो आप कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी चुनो और आप निवेश करो, निवेश कर बढ़ाते जाओ, चाहे एसआईपी के माध्यम से बढ़ाओ, चाहे पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में बढ़ाओ, तो उसमें बढ़ाते जाओ और लंबे समय के लिए समय दो। आपको लेवरेज लेना पड़ेगा, या तो आप पैसे का लेवरेज ले लो या समय का लेवरेज लो। डेफिनेटली कि आप पैसे का लेवरेज नहीं ले पाओगे, तो हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा पैसा हो, मैं आपको ऐसा क्रेजिबल नहीं बता रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि आप समय का लेवरेज दो, क्योंकि ऐसा एक रिपोर्ट बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक शेयर मार्केट में बना रहता है तो वो हमेशा ही प्रॉफिट करता है। बस शर्त है कि आज बेचना कल खरीदना, कल बेचना आज ही आज बेचना, आज ही आज खरीदना। इंटरडे ना करता हूँ, इंटरडे में हमेशा लॉस होता है, हमेशा। हो सकता है 1-2 दिन प्रॉफिट हो जाए, पर अल्टीमेटली अगर आप साल भर का हिसाब निकालोगे तो इंटरडे में लॉस होगा। आपको करना स्विंग ट्रेड करो। स्विंग ट्रेड में क्या है कि आपने आज लिया, कम से कम 1 महीने का टाइम पीरियड है, आप उस बीच में उसको कभी भी आए तो 5% 10% का प्रॉफिट लेकर निकाल दो, वो स्विंग ट्रेड होता है। और निवेशक बन जाओ तो और अच्छी बात है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनने चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आपने कोई स्टॉक ले लिया और वो नीचे गिर गया, तो अब आप उसको इसलिए नहीं बेच पा रहे कि यार वो तो बहुत लॉस में है। नहीं, निवेशक बनो, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं निवेशक बनना। आप अच्छी कंपनियाँ चुनो, फंडामेंटली अच्छी हो, बिजनेस मॉडल अच्छा हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, कंपनी हमेशा 3-4-5 साल का डाटा देख लो, डिविडेंड दे रही है क्या, या सस्टेनेबल ग्रोथ है या नहीं है, कंपनी का बिजनेस हमेशा चलने वाला है या नहीं, इस तरह के बिजनेस मॉडल डिस्कस करो तो आप पैसा बनेगा। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं देख रहा था 77% मेरे यूज़र ऐसे हैं चैनल को देखते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, 0.5 सेकंड लगती हैं, कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद।